यदि आप उदास हैं तो आप अतीत में जी रहे हैं, और यदि आप चिंतित हैं तो भविष्य में जी रहे हैं। यदि आप शांति में हैं तो वर्तमान में जी रहे हैं। दोस्तों, सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेता है, और जो दोनों परीक्षाओं को पार कर लेता है, सही मायने में वही सफल व्यक्ति है। इसी सोच और विचार के साथ आप सभी का स्वागत आपके अपने कार्यक्रम धरती धोरारी में। स्वीकार करें कोमल कौशिक का प्रणाम। दोस्तों, व्यक्ति की पहचान उसके कार्य से होती है, इसलिए जीवन में जो भी कार्य करें उसमें ऐसा मुकाम बनाएं जो आपको अमर कर दे। नहीं तो भीड़ में रोज कई मुसाफिर आते और जाते हैं, दुनिया में केवल कुछ नाम ही हैं जो सदैव जिंदा रहते हैं। और आज के हमारे मेहमान ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और कार्य से अपना एक मुकाम बनाया है। आइए मिलकर के स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान 1997 बैच के आरएएस अधिकारी महेंद्र कुमार खींची, जो वर्तमान में परिवहन विभाग में एडिशनल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट एवं रोड सेफ्टी के पद पर कार्यरत हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार हमारे इस मंच। मेरे को आज आपने इस मंच पे बुलाया, मौका दिया मेरे को साझा करने का मंच। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ और मुझे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके बीच में। सर, हम बात करें, आपका इतना व्यस्त एक तरह से जॉब है, हर व्यक्ति के दिन की एक खास शुरुआत होती है, अपना दिन का एक निश्चित शेड्यूल होता है। जी जी। अगर हम बात करें आपकी, तो आपके दिन की शुरुआत किस प्रकार होती है और दिन का क्या शेड्यूल रहता है? देखिए, मैं जो है सुबह 6 बजे मेरी दिनचर्या का पार्ट है। सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ और अपनी नित्य दैनिक क्रियाएं करने के बाद में मैं 1 घंटा अपना योगा को देता हूँ। उसके बाद मैं अपना समाचार पत्रों में 1 घंटा लगाता हूँ। फिर जो है, चूँकि हम एक सरकारी अधिकारी हैं, तैयारी ब्रेकफास्ट वगैरह करके और अपने रूटीन में ऑफिस चले जाते हैं। जीवन के पन्नों को अगर हम पीछे पलटते हैं तो हर व्यक्ति के जीवन का एक खास हिस्सा होता है उसका बचपन। तो अगर हम बात करें आपके बचपन की, तो आप कहाँ पले बड़े, कैसा आपका बचपन रहा? मेरा बचपन जो है पुराने ओल्ड सिटी जयपुर के अंदर बीता है, और जिसको आज हम हेरिटेज जयपुर के नाम से जानते हैं। जी। और मैं जयपुर शहर की गलियों में मैं पला बड़ा हूँ, और वहीं पे जो है जयपुर की संस्कृति, जयपुर के सामाजिक सरोकार से मैं वहीं से मुझे सब चीज़ें प्राप्त हुई हैं। बचपन की हम बात कर रहे हैं और बचपन का जिक्र करते हैं तो चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है, और याद आती हैं वो बचपन की शरारतें, जब बड़ों के द्वारा डांट मिलती है और डांट में होती है सीख, जो जीवन में हमें आगे प्रेरित करती है, मजबूती प्रदान करती है जीवन की प्रोग्रेस में। ऐसा कोई रोचक किस्सा बचपन का जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा कि बचपन में हमारे जयपुर में शहर में एक बार बहुत बारिश हुई। तो उस टाइम में जो है जयपुर के अंदर मेरा जो घर है गलता गेट के आसपास है, तो वहाँ पहाड़ियाँ और मिट्टी के टीले हुआ करते थे। अच्छा। तो मैं अपने दोस्तों के साथ में वो मिट्टी के टीले देखने चला गया बारिश के अंदर। किसी ने बताया कि मिट्टी के टीले ढह रहे हैं। अच्छा। तो मैं वहाँ जाने के बाद में इतना मशगूल हो गया वहाँ देखने में, और सुबह से लेकर शाम तक मैं वहीं बैठा रहा दोस्तों के साथ में। मुझे ये भी पता नहीं लगा, पूरा दिन निकल गया। और पीछे से मेरे पूरे घर के लोग, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे भाई मुझे पूरे ढूंढ रहे हैं, कहाँ चला गया। मतलब एक बार तो उन्होंने पुलिस स्टेशन तक जाने की बात सोच ली, कहीं बच्चा कहाँ चला गया, पता करें। तो ये एक रोचक घटना मेरे साथ में बचपन में बहुत ज़्यादा जो है अविस्मरणीय रही है। मैं आपको इसलिए शेयर कर, क्योंकि बचपन की जो शरारतें होती है कहीं ना कहीं जीवन में आपको हर पल अलर्ट करती हैं, जो भी बड़ों द्वारा आपको सीख दी होती है, इसलिए इंसान कभी भूल नहीं सकता। अगर हम बात करें आपकी एजुकेशन की, तो आपकी स्कूल एजुकेशन श्री महावीर दिगंबर जैन स्कूल में हुई, और आगे की पढ़ाई की हम बात करें तो बीए आपने 1993 में राजस्थान कॉलेज जयपुर से किया, और 1995 में आपने एमए किया ज्योग्राफी में राजस्थान विश्वविद्यालय से। जी। बाद में आपका 1997 में आरएएस में सिलेक्शन हुआ। तो सिविल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो इसकी किस प्रकार आपने तैयारी की, और सिविल सर्विसेज में जाने के पीछे कोई खास वजह या कोई प्रेरणा रही आपकी? एक्चुअल में सिविल सर्विस में जाने की जो प्रेरणा जो है, मेरे एक तो रिश्तेदार जो थे, मैंने उनको देखता था, वो सिविल सर्विसेज में थे। तो मेरे को 12वीं क्लास से ही मेरे अंदर एक जुनून आया कि मेरे को सिविल सर्विस में जाना है, क्योंकि मैं एक पारंपरिक रूप से एक व्यापारिक परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे परिवार में नौकरी में बहुत कम पारिवारिक दूर के रिश्तेदार थे। तो 12th क्लास से ही जब मैंने अपनी सोचा कि मुझे सिविल सर्विस में जाना चाहिए, और तब से ही मैंने अपनी एक धीरे अपना एक ये पढ़ाई का स्तर को बढ़ाया, और मैं सेल्फ स्टडी की है मैं आपको जानकारी दूं कि मैंने सिविल सर्विस के लिए मैंने कोई कोचिंग वगैरह भी नहीं की जी। बस सिर्फ इंटरव्यू के लिए मैंने लास्ट में कोचिंग की, बाकी मैंने खुद ने सेल्फ स्टडी की। मेरे एक दोस्त हैं जो अभी यूपी काडर के अंदर आईपीएस हैं, अभी एडिशनल डीजी हैं, रामकृष्ण सोनकर। निश्चित रूप से वो उनका सहयोग और उनकी प्रेरणा मेरे लिए एक मार्गदर्शन के रूप में रही है। जी। 1997 में जैसा हमने बताया आपका राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आपका चयन हुआ, तो आपके सिलेक्शन की जो खबर है आपको कैसे मिली पहली बार, और परिवार में उस वक्त किस तरह के पल और माहौल था?
मुझे अच्छे से याद है कि जिस दिन जब मेरे को मेरे रिजल्ट की सूचना मिली जी। तो उस दिन बारिश हो रही थी। अच्छा। और मेरे को एक मेरे परिचित ने फ़ोन करके बताया, जब लैंडलाइन हुआ करते तो मोबाइल तो थे नहीं, कि भाई आपका तहसीलदार में चयन हो गया है। अच्छा। तो मैं सोचा कि फर्स्ट टाइम था, कहीं चयन हो गया तो चलो अच्छा है, बट आरएस में हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो फिर मैं ये सोच के शाम को 4 बजे तक अपने घर पे ही रहा। मेरा छोटा भाई आया, उसने कहा कि नहीं मुझे विश्वास नहीं, आप दोबारा चेक करो। फिर मैं जयपुर में अपने स्टेशन रोड पे जो है राष्ट्रदूत एक अपने जी। अखबार वहाँ गया, और वहाँ मैंने पेपर में दोबारा वो जो लिस्ट देखी, और उसके माध्यम से मुझे पता लगा कि मेरा राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ है। बड़ा मतलब रोचक तरीके से आप तक खबर आई। जी जी जी। बिल्कुल। आप कई जिलों में एसडीएम और एडीएम रहे, और आपने गरीबों की और असहाय लोगों की सहायतार्थ काफ़ी काम किए हैं, और आपके जीवन का एक संवेदनशील हृदय को दर्शाने वाला एक उदाहरण हमने सुना है कि आपका एक जगह पोस्टिंग था और एक गरीब बच्चे की प्रतिभा से आप इतने प्रभावित हुए कि आप उसको अपने घर जयपुर लाए और उसकी आगे की पढ़ाई कराई आपने, और आज वही बच्चा एक राजकीय सेवा में है। तो ये किस तरह से आपने किया, कैसे संभव हो पाया? मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन होने के उपरांत ट्रेनिंग के लिए, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए सिरोही गया था जी। तो सिरोही में जो हमारे तत्कालीन जिला कलेक्टर थे मनोज शर्मा जी, उन्होंने मुझे रेउदर तहसील में कैंप एक ट्रेनिंग के लिए लगाया, और तब प्रशासन शहरों के गाँवों के संग अभियान चल रहे थे। अच्छा अच्छा। तो उस अभियान में मेरे को प्रभारी बनाया। प्रभारी के रूप में एक गाँव में मैं गया, तो मंडार के पास में गाँव है, वहाँ गया। तो उस कैंप के अंदर गाँव वाले आए कि एक बच्चे को लेके आए, जिसको मैंने देखा निक्कर में था, एक चप्पल पहनी हुई थी, एक चप्पल नहीं थी उसके पाँव में। तो उन्होंने बताया कि साहब ये बच्चा जो है बड़ा मेहनती है और 10वीं के अंदर मेरिट में आया है, लेकिन इसके पिताजी है जो एक आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, उनके पास पैसे नहीं आगे पढ़ाने के लिए। तो तब मैंने उनसे कहा कि भाई चलिए ठीक है, मैं इसको जो है कहीं हॉस्टल में कहीं कलेक्टर साहब से कह के करवा दूंगा। तो गांव वालों ने कहा कि नहीं सर, आप इसको कुछ परमानेंट व्यवस्था करिए इसकी। तो मेरा जो है परमानेंट व्यवस्था, मैंने सोचा, मेरा एकदम से हृदय प्रभावित हुआ कि इतना मेहनती बच्चा है, इसको क्या किया जाए। तो मेरे अनायास ही मेरे मुँह से निकल गया कि आप मेरे साथ जयपुर चलोगे? तो उसने सहर्ष स्वीकार किया। शहर स्वीकार किया तो मैंने जो है मेरे पापा से बिना पूछे हुए, पेरेंट्स से परमिशन लिए, मैं उस बच्चे को लेके जयपुर आ गया। जी। और फिर मैंने उसको अपने घर पे रख के उसको मैंने 12th की पढ़ाई कराई। 12th के बाद में फिर वो वापस अपने गांव आ गया, और वो बच्चा बाद में मुझे पता लगा कि वो ग्राम प्रशासनिक सेवा में जो है चयन हुआ उसका। बहुत बढ़िया। ये अपने आप में एक समाज को प्रेरणा देने वाला प्रसंग है कि एक बच्चे को आपने एक उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसकी तरह से एक नींव आपने रखी उसके जीवन के भविष्य को बनाने की। 2012 से 2014 में आप खाद्य विभाग में डिप्टी कमिश्नर फूड एंड सिविल सप्लाई के पद पर कार्यरत थे। जी। उस दौरान राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को लागू करने की चल रही थी कार्यक्रम, तो उसको लागू करने में आपका बड़ा अहम योगदान रहा उस कार्य में। तो वो योजना किस प्रकार लागू हुई और आम जन उससे किस प्रकार लाभ ले रहा है, और जिनको ये योजना के बारे में जानकारी नहीं है तो हम चाहेंगे कि आप इसके बारे में बताएं, जिससे ये जानकारी बहुत उपयोगी हो सकती है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं जब 2012-13 में फूड डिपार्टमेंट में था डिप्टी कमिश्नर, तो भारत सरकार ने जो है गरीब असहाय बीपीएल परिवारों के लिए एक खाद्यान्न के लिए, लोग भूखे नहीं रहे, इसके लिए एक योजना लागू की, जिसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के रूप में लागू किया, जिसमें ये कहा गया है कि प्रति व्यक्ति को 5 किलो गेहूँ प्रति व्यक्ति प्रति यूनिट के हिसाब से उसको रियायती दर पे बिल्कुल मिलेगा। और ये सभी स्टेट गवर्नमेंट से कहा गया है कि भाई इसको आप लागू करिए, बहुत अच्छी योजना है। और हमें अच्छे से याद है कि चुनावी वर्ष था, और उस चुनावी वर्ष में इस योजना को लागू करना एक अपने आप में बड़ा ही चैलेंज था। बिल्कुल। पर हमारे जो प्रमुख सचिव थे और हमारे जो अतिरिक्त आयुक्त थे और हमारे जो तत्कालीन जो है मुख्यमंत्री जो है उनकी प्रेरणा से जो है ये लागू मेहनत करके हमने इस योजना को अमले जामा पहनाया, लागू किया। और इसमें न केवल बीपीएल फैमिली है बल्कि अंत्योदय फैमिली है, इसके अलावा इसमें स्टेट बीपीएल परिवार है, और इसके अलावा इसमें पात्रता सूची बनाई गई। पात्रता सूची के अंदर ऐसे लोग जिसमें कैटेगरी बनाई गई जो है रिक्शा चलाते हैं, जिनके पास में ज़मीन नहीं है, जिनके पास में घर नहीं है, जिनके पास में आजीविका के लिए वो डेली कुछ ना कुछ करते हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं। तो सभी लोगों को जो है, चाहे से वो छोटा मोटा कोई अपना उद्योग चलाते हों, तो उन सभी लोगों के लिए ये योजना लागू की गई थी। बहुत बढ़िया। ये योजना आज काफ़ी लोगों को मेरे हिसाब से इससे लाभ मिल रहा होगा। ये सरकार की बहुत ही अच्छी योजना, और ये जानकारी हमारे दर्शकों के लिए भी काफ़ी उपयोगी रहेगी। आगे आप
कई ट्रेनिंग प्रोग्रामों में आपने भाग लिया है जी। और विशेष रूप से अगर हम बात करें ट्रेनिंग की, भारत सरकार द्वारा उसके लिए आपका चयन हुआ अगस्त 2019 में, जो नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर में जहाँ ट्रेनिंग हुई थी पब्लिक पॉलिसी टॉपिक के ऊपर। तो वहाँ क्या खास कुछ जानने और सीखने को मिला? भारत सरकार जो एक योजना है उसको DFFT बोलते हैं, जिसमें वो पूरे देश से प्रशासनिक अधिकारी, अन्य सेवा के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का चयन करती है। तो उस ट्रेनिंग में लॉन्ग टर्म भी होता है, शॉर्ट टर्म भी होता है। तो मेरा शॉर्ट टर्म के लिए सिंगापुर के लिए 2 सप्ताह के लिए चयन किया गया। जी जी। तो मुझे जान के बड़ा अच्छा लगा और ये भी पता लगा कि उसमें बहुत से कंट्री के लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा। तो जब हम लोग सिंगापुर पहुँचे उसके बाद में लगभग 13-14 कंट्री के लोग जो है मिडिल ईस्ट, एशिया के, स्पेशली एशिया कॉन्टिनेंट के लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसके अंदर। तो उसमें हमारा जो टॉपिक था पब्लिक पॉलिसी। देखिए, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी पे जब टॉपिक था तो मुख्यतः सारे लोग उसी सब्जेक्ट से जुड़े हुए लोग थे, कहीं ना कहीं कोई प्रशासनिक सेवाओं के थे, कोई दूसरी अन्य सेवाओं के लोग थे। तो उसमें जो है बड़ा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और स्पेशली जो दुनिया में दूसरे देशों की पब्लिक पॉलिसी क्या है, उसके कंटेंट क्या है, वहाँ प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या हैं और प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसे सुचारू चलती हैं, तो ये एक सीखने का मौका मिला। साथ साथ में ये भी चीज़ दिखी कि देखिए पॉलिसी कहीं ना कहीं किसी नियम के तहत या किसी एक्ट के तहत बनाई जाती है। और हम इसीलिए उस पॉलिसी को, कि ये नहीं है कि पब्लिक पॉलिसी है तो हम पॉलिसी ट्रांसपोर्ट के लिए भी बना सकते हैं, हम पॉलिसी फूड के लिए भी बना सकते हैं, हम हेल्थ के लिए भी बना सकते हैं। तो ये एक हमारे लिए बहुत ही लर्निंग एक स्टेज थी, जिसमें हमने न केवल हांगकांग, चाइना, थाईलैंड, UAE और श्रीलंका, कई देशों के पार्टिसिपेंट थे, उनके साथ में ये हमने अपने अपने अनुभव शेयर किए, उनकी पॉलिसी, उनके यहाँ कैसे मेकिंग पॉलिसी बनती है, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। जी जी। हर वर्ष 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती आती है, जिस पे राष्ट्रीय युवा उत्सव मनाया जाता है। 1994 में जो राष्ट्रीय युवा उत्सव कोलकाता में हुआ, उसमें आपने राजस्थान दल का नेतृत्व किया और उस दौरान विशेष बात रही कि आप मदर टेरेसा से रूबरू हुए। वो अपने आप में एक यादगार मेमोरेबल पल और अनुभव आपके लिए कैसा रहा? देखिए, मैं आपको जो है 94 में जो है राष्ट्रीय युवा उत्सव जो है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे मनाया जाता है, उसके बारे में एक रोचक घटना है कि पूरे राजस्थान में कंपटीशन हुआ कि कोई गायन में है, कोई एक्ट में है, नाटक में है, पार्टिसिपेशन करते हैं। तो हमारा स्थान सेकंड आया, द्वितीय आया। और फर्स्ट जो आए थे वो बाड़मेर के मांगणियार थे। अच्छा। लेकिन उनकी फैमिली में किसी की डेथ होने की वजह से वो नहीं जा पाए, तो हम सेकंड वालों को मौका मिला। और वो पूरा जो मौका मिला और राजस्थान सरकार का जो प्रशासनिक सुधार विभाग के मार्गदर्शन में वो दल गया, उस दल के अंदर हम लोग शामिल हुए। तो एक चांस की बात है, तो हमारे जो दल के कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने पूछा कि भाई जो है आप, क्योंकि बंगाल के अंदर जो है बंगाली बोल सकते हैं, हिंदी भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, तो ठीक ठाक से अंग्रेजी कौन जानता है। तो उन्होंने पूछा, तो फिर मैंने कहा कि भाई आप बताइए। तो मैं जो है इतना तंग भी नहीं है और इतना खुला भी नहीं है, लेकिन काम कर लेंगे। तो इसलिए उन्होंने मुझे अपने दल का नेतृत्व करने का मौका दिया। फिर उसके बाद में वहाँ व्यवस्थाएं संभाली मैंने, और एक बहुत ही मेमोरेबल एक प्रोग्राम था जिसमें हमारे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे जो है युवाओं के नाम से आयोजित होता है। पूरे देश के युवा, जी, पूरे देश के हर राज्य के युवा उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं और अपनी अपनी कला, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। साहित्य, लिटरेचर, संगीत, नाटक, सभी क्षेत्रों के उसमें प्रोग्राम होते हैं। और ये सारा प्रोग्राम जो है भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित होता है। उस प्रोग्राम के अंदर हमको मतलब इतने एक विविधता में एकता जो हमारे देश की एक यूनिटी है, उसका देखने का एक अद्भुत संगम मिला। वहाँ देखा हमने लोगों से, मणिपुर के लोगों की सभ्यता, मणिपुर के लोगों का रहन सहन, उनका खान पान, बहुत चीज़ें देखने को मिली, बहुत सुंदर मिला। और सबसे अविस्मरणीय जो पल था मेरे लिए कि जब हम कलकत्ता के सॉल्ट लेक स्टेडियम के अंदर, जिसके वर्ल्ड की उस ज़माने में सबसे हाईएस्ट सिटिंग कैपेसिटी हुआ करती थी, आप ये देखिए, तो उसमें जो है मदर टेरेसा जी उस प्रोग्राम में थी और उनसे रूबरू होने का मौका मिला और राजस्थान को रिप्रेजेंट करने का जो गौरवान्वित पल मेरे को मिला, उसकी जो है मैं आज भी सोचता हूँ तो मेरे को एकदम से बहुत सुखद अनुभूति होती है। और हारना मतलब फर्स्ट सेकंड आना तो एक अलग बात थी, लेकिन ऐसे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना, जी बिल्कुल, भाग लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज था, एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी।
और उस प्रोग्राम में हम 7 दिन तक वहाँ रहे और हमको जो है पूरा हिंदुस्तान एक ऐसा लगा कि एक छत के नीचे पूरा हिंदुस्तान एकत्रित हुआ है, लोगों को देखने का जानने का पूरा मौका मिला। और जो है वो उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के बाद में मेरे को कई जगह, जब मैं इंटरव्यू में भी गया, दूसरी जगह भी गया, तो मेरे को पूछते थे कि भाई आप कैसे गए इस प्रोग्राम में। तो क्योंकि एक राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम था, बिल्कुल, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी एक पूरे लाइफ पीरियड के अंदर एक मेमोरेबल प्रोग्राम था वो। और एक यूथ को मोटिवेशन के लिए, जिसमें सारी एक तरह से अलग अलग संस्कृति और सभ्यता का समन्वय होता है जी, तो अपने आप में एक प्रेरणादायक प्रोग्राम रहता है जी। आगे आपने बात करें हॉबी की, तो आपका मुख्य हॉबी या शौक कहें आपकी रही है गायन और भ्रमण। और गायन की अगर हम बात करें तो राजस्थान संगीत संस्थान से आपने भारतीय शास्त्रीय संगीत में आपने विशारद किया। तो ये गायन का शौक़ आपको कैसे हुआ और कहाँ से ये प्रेरणा आई? और हम चाहेंगे साथ साथ कि आप हमारे साथ भी कुछ गुनगुनाएं और हमारे दर्शक भी इसका एक तरह से आनंद लें, आपकी वाणी का, आपके गायन का। मुझे बचपन से ही जो है गाने का बड़ा शौक़ रहा है जी। तो मैं स्कूल में, जब मैं भाभी दिगंबर जैन स्कूल में था, तो मैं वहाँ भी जो है हर प्रोग्राम के अंदर मैं गुनगुनाया करता था या गाना गाया करता था। फिर मैं 12th क्लास में आया तो मेरे को एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने बताया कि भाई आपको शौक़ है तो आप इसमें थोड़ा सीखो आप। तो मैंने राजस्थान संगीत संस्थान में एडमिशन लिया, डिप्लोमे में मध्यमा में लिया, विशारद किया मैंने भारतीय शास्त्रीय गायन के अंदर। तो उस कड़ी में हमेशा मेरे जो गुरु थे उनको ये शिकायत रहती थी कि ये टाइम पूरा नहीं देता। और कुछ सरस्वती माँ की कृपा ऐसी रही कि मध्यमा का रिज़ल्ट भी मैंने टॉप किया और विशारद का रिज़ल्ट भी मैंने वहाँ से टॉप किया। अच्छा, बहुत बढ़िया। और जो भारतीय शास्त्रीय गायन जो कि मतलब मेरे लिए और मेरे पूरे परिवार में कोई संगीत, और संगीत में भी शास्त्रीय संगीत, जी जी, जिसको उसके नज़दीक जाना, नज़दीक से जानना उसके बारे में और सीखना, ये मतलब एक अपने आप में एक बहुत ही अलग बात थी हमारे लिए। और मेरे मेरे मम्मी पापा को भी बाद में बताई ये बात, मैं उनसे छुपके न कहीं जो है मैं सीखता रहा। मैं अपनी कॉलेज में पढ़ाई करके फिर साइकिल से आता, फिर वहाँ अटेंड करता, और फिर मैं इस तरीके से मैंने उस शास्त्रीय संगीत का मैंने अध्ययन किया। और वो भी मेरी जो है जीवन के अंदर मेरे लिए प्रेरणा का एक अपने आप में स्रोत रही है। शास्त्रीय संगीत भी मेरे लिए है जो है, और मेरे दिल के इतना नज़दीक है। मैं जहाँ भी कहीं प्रोग्राम में जाता हूँ तो कोई ना कोई मेरे जानने वाला मुझे कह देता है कि भाई महेंद्र जी से तो चलो गाना सुन लेते हैं। चाहे से मेरे RS एसोसिएशन के प्रोग्राम हो, मेरे पारिवारिक प्रोग्राम हो या सामाजिक प्रोग्राम हो, हमेशा सदैव जो है कहीं ना कहीं जो है मुझे मौका मिल ही जाता है। हालांकि जो है चूँकि इतना वर्ष हो गए राजकीय सेवा में, तो वो चीज़ उस लेवल की नहीं है, लेकिन हाँ काम चला लेते हैं। लेकिन जहाँ मौका मिलता है वहाँ मौका मिलता है, वहाँ ज़रूर जो है गायन कर लेते हैं, अपना मौका मिलता है जहाँ पे। और आज भी मौका है तो हम चाहेंगे बिल्कुल आप कुछ सुनाएं। बिल्कुल, आज जो आपने इतना बड़ा मंच दिया है तो मैं 2 लाइन आपको जो है शास्त्रीय संगीत में थोड़ा गुनगुनाता हूँ। जी। बरसन लागी बूंदरिया, बरसन लागी बूंदरिया, गरजत घन अति घोर घोर प्यारे, बरसन लागी बूंदरिया, बरसन लागी बूंदरिया। बोल रे पपीयरा अब घन गरजे, अब घन गरजे, बोल रे पपी, बोल रे पपी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी आवाज़। वर्तमान में अगर हम बात करें, आप परिवहन विभाग में एडिशनल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट एंड रोड सेफ्टी के पद पे कार्यरत हैं। यहाँ किस तरह की कार्य व्यवस्था और चुनौतियाँ रहती हैं? देखिए, परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग जो है एक जो है आम लोगों से जुड़ा हुआ विभाग है। मैं बताऊँ आपको जी। आम लोगों से जो परिवहन विभाग ऐसे जुड़ा हुआ है कि जो आम जन है, जो जिनको गाड़ी चलानी, व्हीकल चलाना है, उसका लाइसेंस यहीं से बनता है। तो लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया, और लाइसेंस में भी 2 लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस और फिर परमानेंट लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया होती है। तो उसमें व्यक्ति अब तो ये सुविधा हो गई, कोई भी व्यक्ति लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन बनवा सकता है जी। हमारा इसमें सारथी सॉफ्टवेयर है, जिसमें लाइसेंस के माध्यम वो लाइसेंस अप्लाई कर सकता है, उसी के माध्यम से टेस्ट होता है और अपना लाइसेंस बनवा सकता है। उसके बाद में 1 महीने बाद
वो व्यक्ति अपना परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। परमानेंट लाइसेंस के लिए उसको इस टाइम इसलिए दिया जाता है कि वो इस पीरियड में और अपनी गाड़ी चलाना सीख लें। बिल्कुल। तो इसके लिए हमारे राजस्थान में मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी भी दूं कि हमारे यहाँ जो ऑटोमेटिक ट्रैक बन गए हैं राजस्थान के अंदर। राजस्थान जो है पूरे देश में ऐसा प्रदेश है जहाँ पे 13 ऑटोमेटिक ट्रैक्स पे हम लोग टेस्ट लेते हैं। बाकी टेस्ट तो दिल्ली चंडीगढ़ में भी लेते हैं, लेकिन 13 ऑटोमेटिक ट्रैक हमारे राजस्थान में ही बने हैं और उन टेस्ट में जो पास होगा उसी का परमानेंट लाइसेंस बनेगा। अच्छा। और उसको एग्ज़ाम, एक तरीके से एग्ज़ाम भी होता है और उसमें पास भी करना होता है। दूसरा क्या होता है, जो रोड पे जो वाहन चलते हैं, वाहन चल रहा है, व्हीकल चल रहा है, तो उसका रजिस्ट्रेशन है, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये सारे काम हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में होते हैं। इसलिए हमारा विभाग जो है आम जन से जुड़ा हुआ विभाग है। मैं इस मंच के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे विभाग की लगभग जो है 14 सेवाएँ हमने फेसलेस कर दी है। मतलब आप घर बैठे 14 सेवाएँ जो हैं परिवहन विभाग की, वो आप अपने ऑनलाइन आवेदन से प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य रूप से लर्निंग लाइसेंस है, आपको लाइसेंस का रिन्यूअल कराना है, आपको डुप्लीकेट लाइसेंस लेना है, आपको आपके डॉक्यूमेंट्स में, रजिस्ट्रेशन में, लाइसेंस में कोई एड्रेस चेंज करवाना है, तो ये तमाम सेवाएं जो हैं ऑनलाइन हो चुकी हैं। और इसके अलावा भविष्य में विभाग डे टू डे ऑनलाइन की तरफ बढ़ता जा रहा है। हमारे यहाँ ऑफिस में भी फाइल का प्रोसेस ई फाइल पे आ गए हैं हम, पेपरलेस ऑफिस होने जा रहा है हमारा बिल्कुल। और इसके साथ साथ में जो परिवहन विभाग का जो महत्वपूर्ण दूसरे जो दायित्व हैं, और भी एक सड़क सुरक्षा हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत ही मुख्य दायित्व है। बिल्कुल। सड़क सुरक्षा की आपने बात की, तो हम उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि सड़क सुरक्षा में परिवहन विभाग द्वारा किस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं, और आम जन को आप कोई मैसेज देना चाहें, कोई आए दिन जो एक्सीडेंट होते हैं रोड सेफ्टी के बारे में, तो मैं समझता हूँ दर्शकों के लिए बड़ी उपयोगी जानकारी होगी। देखिए, मैं इस मंच के माध्यम से आज ये बताना चाहूँगा कि परिवहन विभाग का जो है मुख्य दायित्व न केवल लोगों को सुविधा देना है, बल्कि एक रोड सेफ्टी प्रदान करना। कि एक हम समझते हैं, विभाग ये समझता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी समझते हैं कि एक एक जीवन जो है हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, एक एक जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अब उस जीवन को बचाने के लिए हमको प्रयास करना है जी। अब उस जीवन को बचाने के लिए, प्रयास करने के लिए रोड सेफ्टी जो है एक सबसे महत्वपूर्ण एक कड़ी है। और इसके लिए हम प्रतिवर्ष 1 साल के अंदर एक रोड सेफ्टी मंथ मनाते हैं, तो जिसमें पूरे महीने हमारी गतिविधियां चलती हैं रोड सेफ्टी से लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को ट्रैफिक रूल्स की जानकारी देने के लिए, नियमों की जानकारी देने के लिए, और कि रोड पे आप चलते वक्त आप ट्रैफिक रूल्स का पालन करिए, आप रेड लाइट सिग्नल पे रुकिए, आप रेड लाइट क्रॉस मत करिए, आप गाड़ी को और स्पीड में मत चलाइए। क्योंकि आपको मैं जानकारी दे दूं कि हमारे यहाँ पे राजस्थान में जो मैक्सिमम एक्सीडेंट होते हैं और मैक्सिमम कैजुअलिटीज़ जो होती हैं, वो रोड एक्सीडेंट में भी स्पेशली टू व्हीलर, मोटरसाइकिल वाले, टू व्हीलर वालों के साथ ज़्यादा होती है। तो इसलिए हेलमेट पहनना बहुत अनिवार्य है। और ये सारी व्यवस्थाएँ ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग, शहरों के अंदर ये व्यवस्था ट्रैफिक पुलिस देखता है, शहर के बाहर की व्यवस्था ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट देखता है। इसके अलावा इस वर्ष हमारा जो ट्रैफिक वीक चल रहा है, रोड सेफ्टी वीक चल रहे हैं, तो इस हर वीक में इसमें हम वीक में लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए, ट्रैफिक रूल्स को पालना करिए, आप हेलमेट लगाइए, आप सीट बेल्ट लगाइए, सीट बेल्ट आगे भी लगाइए, सीट पीछे भी लगाइए। तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि भाई आप अपने परिवार के लिए, हमारे लिए नहीं, आप अपने परिवार के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, आपका जीवन उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये जो रोड सेफ्टी, इस मंच के माध्यम से मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि रोड सेफ्टी नियमों का पालन करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट लगाएं, रेड लाइट की पालन करें, ओवरलोड व्हीकल नहीं चलाएं, और क्राउडेड व्हीकल लोग नहीं लें, भवारियाँ भर भर के ले जाते हैं वो नहीं लेवें, टाइमली गाड़ी का चेकअप करें, टाइमली उसकी फिटनेस कराएं, और संभल के चलें, और सुरक्षित चलें, और सुरक्षित पहुँचें। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी उपयोगी जानकारी के बाद हम चाहेंगे फिर 2 लाइन आपके संगीत के पिटारे से अगर आप गुनगुनाएं तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने आपको बताया कि मैं जो है शास्त्रीय संगीत में ही जो है ज़्यादातर मैंने गाने गाए हैं। तो एक मैं बड़े गज़ल जो है, मेरे को एक पुरानी गज़ल है जो मैं गुनगुना देता हूँ। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं,
दबा दबा सा सही, दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर, तू अपने दिल की जबां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। बहुत सुंदर। आगे हम बात करें आपके परिवार की, तो परिवार में कौन कौन सदस्य हैं और आपका इतना व्यस्त प्रोफेशन रहता है, तो परिवार का सहयोग रहता है या शिकायत रहती है कि आप उनको समय नहीं दे पाते? देखिए, क्योंकि प्रशासनिक सेवाओं में हैं और प्रशासनिक सेवाओं में चैलेंजेज हैं। बिल्कुल। और मेरी 25 साल की नौकरी हुई है और लगभग इतने ही ट्रांसफ़र भी हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी जो है पारिवारिक, मेरी वाइफ जो है डॉक्टर अंजना है, वो भी सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं, डॉक्टर हैं। हम दोनों ही नौकरी में हैं, तो व्यस्तता रहती है। और पेरेंट्स मेरे जयपुर रहते हैं जी। अभी 8 महीने पहले ही मेरे पिताजी का देहांत हुआ है जी। और माताजी हैं और 2 बेटे हैं, एक बेटा प्रियांश है, एक लक्ष्य है। बड़ा वाला लो कर रहा है, छोटा वाला 12th में है। कोशिश करता हूँ सैटरडे संडे जब टाइम मिले उनको टाइम देने के लिए, क्वालिटी टाइम उनके साथ बैठ के बातें करना, चाय पीना, बैठना, उनके साथ में टाइम स्पेंड करना। माँ के साथ बैठना बड़ा अच्छा लगता है। पर यह है कि प्रशासनिक सेवाओं की व्यस्तता की वजह से टाइमिंग की थोड़ा परेशानी रहती है। बच्चों को थोड़ा शिकायत रहती है कि पापा थोड़ा टाइम ज़्यादा दें, क्योंकि बड़ा वाला बेटा बाहर है, पुणे है, वो आता है तो थोड़ा सा उसको भी ये रहती है कि पापा टाइम देवें। और वाइफ चूँकि जॉब में है तो दोनों का ही बड़ा पैक्सा रहता है कि सैटरडे वो फिर ऑफ लेती हैं, संडे फिर भी, क्योंकि डॉक्टर्स को एक ही दिन ऑफ मिलता है, तो थोड़ी शिकायत रहती है। लेकिन कोशिश करता हूँ कि उनको अकोमोडेट करने की, उनको टाइम देने की, अच्छे से शिकायत कम से कम हो और एक पारिवारिक माहौल में अच्छे से टाइम व्यतीत करें। मैं शहर में, चूँकि शहर से जुड़ा हुआ हूँ, तो शहर भी मेरा लगा हुआ है। शहर में मैं जाता रहता हूँ, मेरे लोग हैं वहाँ, जुड़ता रहता हूँ, मेरे परिवार है, मेरे भाई भाभी वगैरह, चाचा वगैरह वहीं रहते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 15 दिन में एक बार शहर जाके उनसे टच कर लूँ, उनसे मिल लूँ टाइम को। जी। आप वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं और अपना एक आपका लंबा एक अनुभव रहा है, तो हम चाहेंगे आप युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहें। मैं युवाओं को इस मौके पे यही संदेश देना चाहूँगा कि मेरा ये मानना है कि युवा साहसिक होता है। जी। और मुझे ध्यान है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो जागो और चलते रहो जब तक तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति न हो। तो मैं इस मौके पे युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि आप अपने लक्ष्य को पहचानो और पहचानने के साथ साथ में उसके लिए हार्ड वर्क करें, मेहनत करें। और क्योंकि युवा में एनर्जी होती है, एक उसमें एक करेज होता है, साहस होता है। तो युवा हर चीज़ को मेहनत के बलबूते पे अपने बौद्धिक क्षमता का यूज करके उसको अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और चूँकि युवा जो है, कहा जाता है कि युवा पीढ़ी जो है हर देश का, राष्ट्र का भविष्य है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि युवा साहसिक होते हैं और उनको अपने को लक्ष्य को पहचान के और उसको प्राप्त करने के लिए सदैव मेहनत के बल चलते रहना चाहिए जब तक कि वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। रुके नहीं, थके नहीं, चलते रहो। चलते रहो। रुके नहीं। वक्त अब इजाज़त नहीं दे रहा है, अपनी बातचीत को हमें यहीं विराम देना होगा। आप आए, इतनी अच्छी उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं धन्यवाद दूंगा दूरदर्शन को कि आपने मुझे मौका दिया आपके बीच में रूबरू होने का, जानकारी और अपनी ये चीज़ शेयर करने का। मैं बहुत बहुत हृदय से आपका आभारी। धन्यवाद। दोस्तों, अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। ऐसे ही किसी अंक में फिर मिलेंगे। इजाज़त दें कोमल कौशिक को। नमस्कार।